Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to the Grammar Junction. This is the first formal video of our brand new academic session 2025-26, and what makes this moment even more special is that we are starting with the new English book recently introduced by Federal Board for HSSE Part 2. A fresh session, a fresh syllabus and a fresh opportunity to learn, grow and succeed together. स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा कि कामयाब जिंदगी का राज सिर्फ ख्वाब देखने में नहीं बल्कि इन ख्वाबों की तकमील की जिम्मेदारी उठाने में है। हम ये मान बैठे हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ बड़ों का बोझ है, मगर क्या कभी आपने सोचा कि एक नन्हा सा बच्चा भी वक्त की पुकार पर लब्बैक कह सकता है? क्या छोटे हाथों से लिए गए फैसले वाकई बड़े असरात डाल सकते हैं? आज की कहानी लिंकन गॉर्ज हमें यही सबक देती है कि इंसान चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा, अगर वो अपने फर्ज को पहचान ले तो वो न सिर्फ हालात का सामना कर सकता है बल्कि दूसरों के लिए एक रोशन मिसाल बन सकता है। तो आइए आज एक ऐसे मंजर की तरफ चलते हैं जहां बर्फ से ढकी पहाड़ी वादी, गूंजती मशीनें और एक कम उम्र बच्चा जो अपनी छोटी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाता है। ये लम्हा हमें याद दिलाता है कि जिम्मेदारी का एहसास ही वो पहली सीढ़ी है जो इंसान को गैर मामूली बना देता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Students, have a look on the table of content. I've divided the video in 4 major portions. I'll be translating the story line by line. जहाँ पे मुश्किल अल्फाज आएंगे आपके साथ वो शेयर किए जाएंगे, बल्कि स्लाइड्स भी आपके आसानी के लिए उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, उनको मैंने बोल्ड कर दिया है। जब उसकी ट्रांसलेशन में आपके साथ शेयर करूंगा तो आप साथ साथ उनके मीनिंग्स को नोट कीजिएगा। और ट्रांसलेशन से बढ़ के जो जरूरी चीज़ है लिटरेचर में वो उसकी एक्सप्लेनेशन और उसका एनालिसिस है। कैसे कोई राइटर अपनी स्टोरी लिखता है, कैसे उसकी सेटिंग होती है, कैसे कैरेक्टराइजेशन होती है, तो वो सारी डिटेल्स जो है ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको उन मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स का पता होना चाहिए, उनकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे वर्ड्स आप साथ साथ ट्रांसलेशन के नोट भी करते जाएंगे और एंड पे जब हमारी ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो सारे के सारे वर्ड्स मैं आपके साथ एक मरतबा दोबारा से शेयर करूंगा। और जो इस चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में आपके पास जो एक वोकैबुलरी की लिस्ट है वो वर्ड्स भी मैंने उस लिस्ट में शामिल किए ताकि दोबारा से जब आपके साथ डिस्कशन हो तो आप उनको बड़े अच्छे से समझ पाएं। देन एट द एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द समरी, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इन अ सिंगल स्लाइड। तो उसमें हम देखेंगे कि सारी की सारी स्टोरी का लुब्बे लुबाब क्या है, उसको अगर हम समरी उसकी लिखें, उसको समराइज करें तो उसकी कहानी का क्या निचोड़ बनता है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो चलते हैं अपने पहले पड़ाव की जानिब, दैट इज अबाउट द ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट। ये आपकी बुक पे पेज नंबर 9 है। अपनी बुक्स अपने सामने रखिए, अपने नोट पैड अपने सामने रखिए और साथ साथ मीनिंग्स को नोट कीजिए। और सबसे बढ़ के आपने इस स्टोरी को एंजॉय करना है और देखना है कि कोई भी राइटर किसी भी स्टोरी को जब लिखता है तो कितनी खूबसूरती से उसका अंदाजे बयां क्या होता है, ताकि आप एक अपना एनालिसिस बिल्डअप कर सकें। चलें जी, इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। The snow, already half a foot deep, obliterated the line between earth and sky behind a hazy white curtain. Obliterated का मतलब किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज के निशान को मिटा देना, to destroy something। और hazy से मुराद धुंधलापन, cloudy, misty। सो बर्फ जो पहले ही आधा फुट गहरी हो चुकी थी, एक धुंधले सफेद पर्दे के पीछे जमीन और आसमान के दरमियान की लकीर को मिटा चुकी थी। कितनी खूबसूरती से राइटर ने स्टार्टिंग की लाइंस में एक इमेजरी क्रिएट की है कि जब आप किसी सफर पे हों या आप किसी रास्ते पे चल रहे हो तो आपने देखा होगा कि एक दूर आपको एक जमीन और आसमान के दरमियान एक लकीर नजर आएगी। वो लकीर आपको ये शो करेगी ये जमीन का पोर्शन है और उसके बाद ये आसमान का पोर्शन है। लेकिन जब बहुत ज्यादा धुंध हो या बहुत ज्यादा बर्फ हो तो उस धुंधलेपन की वजह से, उस सफेद रंग के मिक्सर की वजह से ना बाज दफा आपको वो लकीर जो आसमान और जमीन को डिफरेंशिएट करती है उसके दरमियान में होती है, वो मिट्टी दिखाई देती है, वो आपको नजर नहीं आती। ठीक है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा धुंध थी। तो इस तरीके से राइटर जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है अपनी स्टार्टिंग की लाइंस में। I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. अब यहाँ पे देखिएगा कि I के प्रोनाउन यूज हुआ है। दिस मीन के फर्स्ट पर्सन नैरेटिव से ये स्टोरी सुनाई जा रही है कि राइटर या नरेटर अपनी कहानी खुद नरेट करे तो आई के प्रोनाउन जो है उसने यूज किया। ठीक है, तो आई हैड बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ द फ्यूचर रेलवे फॉर 40 किलोमीटर्स। एक फ्यूचर
रेलवे एक प्रोजेक्ट है जो 40 किलोमीटर तक रेलवे का एक प्रोजेक्ट है, उसकी पटरी बिछानी है या उसका उस पर जो काम करना है, ये राइटर जो है उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं और उसी रास्ते पर चल रहे हैं. Although I could hear the roar of machinery further back in the hills, I had seen neither work sites nor workers. अगरचे मैं पहाड़ों में पीछे मशीनों की गरज सुन सकता था, मैंने न कोई काम की जगह देखी और ना ही मुझे मजदूर नजर आए. ठीक है. Entering Lincoln Gorge, my irritation increased. तो जैसे ही वो कह रहा है कि मैं एंटर हुआ लिंकन गॉर्ज में, गॉर्ज कहते हैं किसी भी घाटी को, किसी खाई को, या जैसे वो नशेबी नाले होते हैं ना, उस तरह की जो पूरी खाई होती है. जब आप नारायण कागान की तरफ जाते हैं, जब चित्रा की तरफ जाते हैं, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जो है वो खाइयां नजर आती हैं, तो उसको गॉर्ज कहते हैं. ठीक है. तो इस गॉर्ज का जो नाम था वो लिंकन था, तो लिंकन गॉर्ज यानी कि वो लिंकन की घाटी. तो माई इरिटेशन इंक्रीज, तो कहता है मेरी जो इस्तराब है उसमें इजाफा हुआ, मेरी झुंझलाहट में इजाफा हुआ. Even in clear weather, the sun never shone on this gorge. साफ मौसम में भी सूरज इस घाटी पर कभी नहीं चमका था. अब तो मौसम बहुत धुंधला था और बहुत जो है वो वहां पे धुंध के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पे मौसम साफ भी होता था तो वो राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे इस घाटी पे कभी सूरज नहीं चमका था. ठीक है. ये कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सूरज बहुत कम निकलता है. It didn't matter where you looked up along the twisting course, the most you could see the sky was a patch no bigger than the palm of your hand. इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आप मुड़े हुए रास्ते में ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं बाएं देखें, आप ज्यादा से ज्यादा आसमान का एक टुकड़ा देख सकते थे जो आपकी हथेली से बड़ा ना होता. तो कितनी खूबसूरत इमेजरी है कि यहाँ पे मौसम वैसे साफ होता ही नहीं है, तो अगर मौसम साफ भी हो तो आप आसमान सिर्फ इतना सा देख सकते हैं कि जितने आपके हाथ की हथेली, जो आपकी हथेली है ना, आप उसको देख सकते हैं. इससे ज्यादा आसमान आपको क्लैरिटी से नजर नहीं आता था, क्योंकि धुंध होती थी या मौसम ऐसा होता था कि आपको आसमान साफ तरीके से नजर नहीं आता था. Now it was dusk and the swirling snowflakes in the gale made every step a struggle. Dusk का मतलब होता है शाम, और swirling से मुराद होता है spinning, घूमते हुए. गेल कहते हैं यखबस्ता हवाओं को, जो बहुत ठंडी जो हवाएं चलती हैं, और गेल का मतलब जो है यहाँ पे तूफान भी है. ठीक है. तेज हवा चलती है, उससे जो तूफान आता है. नाउ इट वाज डार्क एंड द स्विर्लिंग स्नोफ्लेक्स एंड द गेल मेड एवरी स्टेप अ स्ट्रगल. अब शाम हो चुकी थी और गर्दिश करती हुई बर्फ की झालरें और तेज आंधी ने हर कदम को एक जिद्दोजहद बना दिया था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. वहां पे चलना बड़ा मुश्किल था इस सारे के सारे सिनेरियो की वजह से. कंस्ट्रक्शन इन द गॉर्ज वाज गोइंग ऑन फेवरिशली. फेवरिशली से मुराद होता है तेजी से. ठीक है. तो घाटी में तामीराती काम जो है वो तेजी से जारी था. Everywhere people were at work. हर तरफ लोग काम में मसरूफ थे. Generators, cement mixers and air compressors shook the ground. Generators और सीमेंट मिक्स करने वाली मशीनें और हवाई दबाव पैदा करने वाली जो मशीन थी वो जमीन को हिला रही थी. शेक का मतलब हिलाना, किसी चीज को झंझोड़ना. Hundreds of light bulbs gleamed dim and yellow. Gleam का मतलब होता है झिलमिलाना. ठीक है, जलना. सैकड़ों पीले और मध्यम बल्ब जो है वो झिलमिला रहे थे. Electric wires crisscrossing like a spider web were scarcely visible. जो बिजली की जो तारें थी मकड़ी के जाल की तरह एक दूसरे से गती हुई थी, एक दूसरे से मिली हुई थी. क्रिस क्रॉसिंग से मुराद ये होता है कि एक तार है, उसके ऊपर दूसरी तार आ रही है, उसके ऊपर तीसरी तार आ रही है, तो एक पूरा तारों का एक पूरा जाल था. एक पुली यहाँ से वहां जा रही है और उसके ऊपर आप देखेंगे तो उसके ऊपर से एक पुली वहां से यहाँ पे आ रही है. तो इस तरीके से पूरा एक जो जाल है वो एक वेब था, स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी के जाल की तरह. वो बहुत ज्यादा वायर्स थी वहां पे, और उन वायर्स के बारे में वो क्या कह रहे थे कि वर स्कैर्सली विजिबल, यानी कि वो बहुत मुश्किल से नजर आ रही थी. ठीक है. स्कैर्सली विजिबल से मुराद है कि इट वाज डिफिकल्ट टू सी दोज वायर्स. ठीक है. But I could see the overhead cables and their pulley carts sliding back and forth loaded with materials. लेकिन मैं ऊपर केबल्स और उनकी पुली वाली गाड़ियां देख सकता था जो इधर उधर जा रही थी और मटेरियल से यानी कि मवाद से लदी हुई थी. Hungry and cold, I tripped and fell, scraping my hands. Trip का मतलब होता है स्टूडेंट्स exhausted, बहुत ज्यादा थका होना. जब आप बहुत ज्यादा थके होते हैं तो आप जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लड़खड़ा रहे हैं. ठीक है. स्टम्बलिंग जिसे कहते हैं. तो भूख और सर्दी से निडाल होकर मैं ठोकर खाकर गिरा और मेरे हाथ छिल गए. स्क्रैपिंग माय हैंड्स, मैं अपने हाथ को स्क्रैप कर रहा था, अपने हाथ को स्क्रैच कर रहा था और अपने हाथों को आपस में मल रहा था. Enough, I'd find some place under a cliff and rest a few hours.
तो जो नरेटर है वो कहता है बस बहुत हो चुका, मैं किसी चट्टान के नीचे कोई जगह तलाश करके चंद घंटे आराम करूंगा। क्लिफ कहते हैं किसी चट्टान को। If I reached the materials depot tomorrow morning by 10 o'clock, that still wouldn't be too late. तो ये खुद से कहते हैं कि अगर मैं कल सुबह 10 बजे तक सामान के गोदाम तक पहुंच गया तो वक्त ज्यादा देर का नहीं होगा, कि ठीक है अभी मौसम जो है वो सही नहीं है, अभी मौसम जो है वो मौजू नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं और यहाँ पे सस्ता लूं थोड़ा सा, तो कल अगर सुबह 10 बजे तक भी मैं पहुंच जाऊं तो इतना लेट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। Stumbling around in the dark like this, I was liable to fall in some deep ravine, and that would be the end of this materials development chief. Stumbling हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Stumbling से मुराद लड़खड़ा के चलना। Liable to fall से मुराद है कि it was likely to fall, कि अंधेरे में यूं ठोकरे खाता फिरना मुझे किसी गहरी खाई में गिरा सकता था, कि जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस थे, जैसे वो क्लाइमेट कंडीशंस थी, जैसे वो मौसम काफी खराब था, तो अगर मैं इसी तरीके से चलता रहता लड़खड़ा के तो इट वॉज लाइबल टू फॉल, के करीब ये था, इट वॉज लाइकली कि मैं वहां पे गिर जाता किसी गहरी खाई में, रवीन कहते हैं किसी खाई को, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस मटेरियल्स डेवलपमेंट चीफ। तो ये बता रहा है कि इस तरीके से एक मटेरियल डेवलपमेंट चीफ का जो है वो अंजाम जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता, मतलब कि इसका जो रैंक था वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में, दैट वॉज मटेरियल्स डेवलपमेंट चीफ। I'd have to be put on the used up list, तो अगर मैं वहां गिर के मर जाता तो मुझे used up list में जो है वहां पुट कर दिया जाता, वहां पे मुझे उस फहरिस्त में मुझे डाल दिया जाता। यहाँ पे यूज्ड अप लिस्ट से मुराद ये है कि जब किसी भी कंपनी में जो वर्कर्स होते हैं, जो जॉब करने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, तो उनका एक पूरा डाटा ज़ाहिर है वहाँ पे उनकी एंट्री होती है, वो किसका क्या काम है, किसकी क्या जो है वो रैंक है। तो जो लोग वहाँ से जॉब छोड़ देते हैं, रिजाइन करते हैं या जो है वो वहाँ मर जाते हैं, तो उनका उस लिस्ट में उसकी एंट्री की जाती है। तो कह रहा है अगर मैं यहाँ से गिर के मर गया इस हालत में तो मेरा यूज्ड अप लिस्ट में, यानी कि ये लोग पहले किसी जमाने में यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में जो है मेरा नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से गिर के मर जाऊंगा। I noticed a path leading to a cave in the cliffside. मैंने देखा कि चट्टान के किनारे एक गार की तरफ एक रास्ता जा रहा था। A door curtain hanging in the way showed that the cave was undoubtedly occupied by worker. तो दरवाजे पर लटका हुआ जो पर्दा था वो जाहिर करता था कि ये गार यकीनन मजदूरों के ज़ेरे इस्तेमाल में थी। पहाड़ों पे गारें होती हैं, लेकिन वो जब गार उसने देखी और उसके जो गार का जो मुंह था, उसका जो दरवाजा था, उस पर जब उसने देखा कि पर्दा लटक रहा है, तो उससे अंदाजा उसको ये हुआ कि ये गार, इससे जाहिर होता है कि यहाँ पे जो आसपास के जो मजदूर हैं उनमें से किसी एक वर्कर का घर होगा या वहां पे उसने अपने रहने के लिए इसको वो यूज कर रहा होगा, उसके ज़ेरे इस्तेमाल, ठीक है। Grasping branches along the steep path, I hauled myself up to the door and entered. हॉल्ड का मतलब खुद को जबरदस्ती खींच के किसी चीज की तरफ लेके जाना। वो कह रहे कि मैंने उस स्टीप पाथ, उस ढलवान वाला जो रास्ता था, उसमें शाहों को पकड़कर खुद को दरवाजे तक खींचा और अंदर दाखिल हो गया। बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने फोर्स किया और जो रास्ते में जो मुझे जो दरख्त नजर आए उनकी टहनियों को पकड़ पकड़ के मैंने अपने आप को खींच के किसी तरीके से ऊपर किया और मैंने अपने आप को उस दरवाजे से अंदर एंटर किया। Strange, seated on a small stool in the doorway was a little boy 7 or 8 years old. अजीब बात थी कि दरवाजे के करीब एक छोटे से स्टूल पर एक 7 या 8 साल का लड़का बैठा था। Elbows on his knees, supporting his face in his hands, his cheeks were red with cold. तो अब देखें राइटर की डिस्क्रिप्शन देखें। पहले उसने जो डिस्क्रिप्शन एक इमेजरी क्रिएट की उस इलाके की कि क्या कंडीशन थी, वहां पे धुंध थी और किस तरीके से वहां पे एक जो लाइन थी जमीन और आसमान के दरमियान वो मिट चुकी थी। अब वो जो बच्चा जो है वो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है कहानी में, उसकी डिस्क्रिप्शन कि वो किस तरीके से बैठा हुआ है। तो राइटर कहता है कि उसकी कोहनियां घुटनों पर थी और चेहरा हाथों में टिका हुआ था और सर्दी से उसके जो गाल हैं वो सुर्ख हो रहे थे। He had been peering at the opposite cliffside through a rent in the curtain. तो पियरिंग से मुराद किसी चीज को गौर से देखना, ऑब्जर्व करना किसी चीज को। वो पर्दे की एक दरार से, पर्दे के एक सुराख से सामने की चट्टान को देखने में मसरूफ था। He glanced at me briefly as I came in. उसने मुझे बड़े गौर से देखा।
लेकिन ब्रीफली यानी कि मुख्तसर सा उसने देखा, यानी कि काफी देर नहीं देखता रहा। एज ए केम इन, जैसे मैं वहां उस गार के अंदर दाखिल हुआ, देन वेंट बैक टू हिज ऑब्जर्वेशन, और वापस जाके अपनी ऑब्जर्वेशन में जिस चीज को वो देख रहा था उस पर्दे से, उस अपनी ऑब्जर्वेशन में अपनी उसमें जो है वो मसरूफ हो गया। द केव वॉज लार्ज बट क्वाइट वार्म, वो गार बहुत बड़ी थी मगर खासी गर्म थी। इट हैड अ स्टोव एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, स्टोव कहते हैं जिस चूल्हे के ऊपर आप खाना बनाते हैं, तो उस केव में चूल्हा भी था और खाने बनाने के बर्तन भी मौजूद थे। ऑन द वॉल्स अबव अ बेड was a colored New Year picture of chubby children pulling the turnip. स्टूडेंट्स, चब्बी ऐसे बच्चे को कहते हैं जो गोल मटोल सा हो, मोटा सा बच्चा, और जिसके गाल जो हैं बड़े गोल मटोल से हों, तो जिसको हम गोलगप्पा कहते हैं प्यार से, तो इस तरह के बच्चे को चब्बी कहते हैं। ठीक है, तो चब्बी चिल्ड्रन पुलिंग द टर्निप के वो जो एक तस्वीर लटक रही थी जिसमें मोटे बच्चे शलजम खींचते हुए दिखाई दिए गए, तो ये न्यू ईयर किंग की वहां पे पिक्चर उस गार के अंदर लटकी हुई थी। All the walls had been prepared with old newspapers, now blackened by smoke of the stove. तमाम दीवारें पुरानी अखबारात से ढकी हुई थी जो अब चूल्हे के धुएं से स्याह हो चुकी थी। आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज हैं, मैं खुद कश्मीर से हूँ, तो वहाँ पे हमारे घरों में जिस कमरे के अंदर आग जलाई जाती है, तो वहाँ पे क्योंकि उस आग जलने की वजह से और खाना पकाने की वजह से वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो दीवारें काली हो जाती हैं। तो उसको उससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर जो हैं वो उस दीवारों पे लगा दिए जाते हैं ताकि दीवार जो है वो गंदी ना हो, दीवार खराब ना हो। तो न्यूज़पेपर पहले वो पीली होती है, उसके बाद जो वो धुएं की वजह से ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो जब ईद आती है तो फिर वो पुरानी न्यूज़पेपर उतार के फिर नई जो है वो न्यूज़पेपर लगा दिया जाता है, तो वो उसकी आप कह देंगे रेनोवेशन हो जाती है। तो इस तरीके से उस गार के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर स्टोव भी था, कुकिंग यूटेंसिल्स भी थे, वहीं पे खाना बनता था, तो तमाम जो दीवारें वो पुरानी अखबारात से ढकी हुई थी और जो अब चूल्हे के धुएं से स्याह हो चुकी थी। Why isn't anybody home? यहाँ घर पर कोई है क्यों नहीं? I asked, shaking the snow from my coat and hat. तो मैंने अपनी कोट और टोपी से बर्फ झाड़ते हुए पूछा कि घर में कोई क्यों नहीं है? The little boy turned his head, his eyes flashed. Aren't I anybody, uncle? He said. तो छोटे लड़के ने अपना सर मुड़ा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या मैं कोई नहीं हूँ अंकल? उसने कहा। तो बच्चे को बुरा लगा, बच्चा शायद माइंड कर गया कि मैं घर में मौजूद भी हूँ, ये साहब मुझे देख भी रहे हैं और कह रहे हैं कि घर में कोई क्यों नहीं है, तो क्या मैं कोई नहीं हूँ? He rose and walked towards me, his hands behind his back, his chest extended as if to say, not only am I somebody, I am very grown up somebody. तो वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ चला आया, पीछे हाथ बंधे हुए और सीना तान कर, जैसे कह रहा हो मैं सिर्फ कोई नहीं हूँ बल्कि बहुत समझदार और बड़ा कोई हूँ। तो कितना खूबसूरत अंदाज है उस बच्चे का और कितनी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन राइटर की कि बच्चे को वो कहता है कि घर में कोई क्यों नहीं है, तो बच्चा कहता है, दिल में सोचता होगा कि यार मैं जब घर में मौजूद हूँ ये ऐसे कैसे कह रहे कि कोई नहीं है। तो वो खड़ा होता है और अपने हाथ पीछे बांध के, 7-8 साल का बच्चा, और सीना तान के उसके सामने बोलता है कि क्या मैं आपको नजर नहीं आ रहा, मैं कोई नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ कोई नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी शय हूँ। ठीक है, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। So I cupped his round little face in my hands. You are pretty sharp, young imp. तो मैंने अपने हाथों से उसका जो गोल सा जो चेहरा था उसको थामा। तुम बहुत तेज हो, शरारती बच्चे, छोटे शरारती बच्चे। इम्प बेसिकली शरारती बच्चे को भी कहते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं हम कहते हैं ये छोटू सा तो है, ठीक है, उसको छोटू को हम इम्प कहते हैं, या शरारती बच्चों को कि तुम बहुत तेज हो, छोटे शरारती बच्चे। He pushed my hands aside, doubling up his fists. He cocked his head to one side and demanded, "Who are you calling me, imp? I have a name." तो उसने मेरे हाथ जो है वो परे हटाए फौरन से, अपने जो फिस्ट है, अपना जो मुट्ठी है, अपना जो मुक्का, उसको बंद करके एक तरफ झुका और कहा कि तुमने मुझे शरारती बच्चा कहा, तुमने मुझे इम्प कहा, मेरा एक नाम है, मुझे मेरे नाम से पुकारा जाए। Pointing at the baby girl asleep on the bed, he informed me her name is Pao Chen. Mine is Chengyu. तो बिस्तर पर एक बच्ची सोई हुई थी, तो उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए मुझे बताया कि उसका नाम पाओ चेंग है और मेरा नाम जो है वो चेंगयू है। No doubt about it, these kids were like thousands of others I had met, born and raised on construction sites. The workers liked to name their children after the projects where they were born. तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बच्चे उन हजारों बच्चों जैसे थे जिनसे मैं मिल चुका था, जो तामीराती जगहों पर पैदा हुए थे और पले बड़े थे,
कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो है वहीं पे पले बड़े थे, तो मजदूरों को उन बच्चों के नाम उन मंसूबों पर रखना पसंद था जहां वो पैदा होते थे। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर जब काम करते हैं 3-3, 5-5, 8-8 साल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं तो नॉर्मली या उस जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड उनका कोई नाम रख देते थे, उसकी मुनासिबत से रख देते थे। या वहां पे लेट सपोज कोई ऑफिसर है, कोई आपका को वर्कर है वहां पे काम करने वाला, तो उसका नाम आपको पसंद आ गया तो उसके नाम, तो ऐसा जो है वो कहता है मैंने बहुत सारे बच्चे देखे थे। Chengyu probably had first seen the light of day on the railway project between Chengdu and Chongqing, also known as Yu. So Chengyu शायद पहली बार रोशनी में इस रेलवे मंसूबे पर आया था। दिस मीन्स के उसकी जो पैदाइश है, जो पैदा हुआ था, वो इसी जो है रेलवे मंसूबे पर उसकी पैदाइश हुई थी, जो चेंगतू और चोंगकिंग के दरमियान था, जिसे यू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। His baby sister Pao Chen very likely had been born right here at the future Paoki Chengtu Railway. तो उसकी जो छोटी बहन थी जिसका नाम था पाओ चेन, गालिबन यहीं पैदा हुई थी जहां मुस्तकबिल में पाओकी चेंगटू रेलवे जो है उस प्रोजेक्ट में बनना था, रेलवे स्टेशन में बनना था बेसिकली। ठीक है। तो बेसिकली ये खुद से सोच रहे हैं कि ये जो बाकी बच्चे जो यहाँ पे मैंने हजारों बच्चों से यहाँ पे मिला हूँ, तो बच्चे जब यहाँ पे पैदा होते हैं तो उस प्रोजेक्ट्स की मुनासबत से ही उनके नाम रखे जाते हैं, तो ये भी उन्हीं बच्चों जैसे बच्चे थे। आई सैट बाय स्टोव स्मोकिंग एंड रबिंग द ड्राइंग मड फ्रॉम माई हैंड्स। तो वो स्टोव के पास, उस चूल्हे के पास बैठ गया। स्मोकिंग एंड रबिंग द ड्राइंग मड फ्रॉम माई हैंड्स, तो उसके जो हाथों के ऊपर जो बर्फ की जो गारा था उसके हाथों के ऊपर, तो उसको वो साफ कर रहा था। Chengyu crawled on my lap and looked into my eyes. तो जो बच्चा था छोटा चेंगयू, वो उसके पास आया और उसकी जो गोद थी उसमें बैठ गया, यानी कि उससे फेमिलियर हो गया थोड़ा सा, उसके पास बैठ गया। एंड लुक्ड इनटू माय आईज, और वो कहता है, नरेटर कहता है कि वो मेरी आंखों में देखने लगा। इज इट गोइंग टू स्नो टुमारो अंकल, क्या आज बर्फबारी होने लगी है? I pressed his little icy red nose. As soon as we get our telephone line connected up with heaven, I'll ask for you. तो ये जो है वो उसने उसकी जो छोटी सी ठंडी नाक थी सुर्ख, उसको दबाया और कहता है जैसे ही हमारी फोन लाइन आसमान से जुड़ती है तो मैं तुम्हारे लिए जरूर पूछूंगा। तो मतलब बच्चा उसे पूछ रहे कि क्या आज बर्फबारी होगी या नहीं होगी, स्नो होगी। तो वो उस छोटे बच्चों को, जैसे बच्चों को हम कहते हैं ना, ठीक है जब मेरा ना ऊपर हेवन में, यानी कि अल्लाह ताला से जब मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना, मैं वो कॉल पे बात करूंगा तो मैं पूछ के बता दूंगा। Angrily he leaped down and stood a meter away, scowling at me. Quite you kidding? You have got a newspaper in your pocket? Why don't you look at the weather report? तो बच्चा गुस्से में आ जाता है। बच्चा जो है वो एंग्रीली, यानी कि गुस्से में वो नीचे कूदा और 1 मीटर दूर जाके खड़ा हो गया और मुझे घूरते हुए, स्काउलिंग का मतलब घूरना किसी को। Quite you kidding? मजाक करना बंद करो। वो कहता है यू हैव गॉट अ न्यूज़पेपर इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में अखबार है, तो मौसम की खबर क्यों नहीं पढ़ लेते, वेदर फोरकास्ट वहां से क्यों नहीं देख लेते? अब देखिए बच्चा 7-8 साल का है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है कि बच्चे ने जब देखा उस शख्स की नरेटर की जेब में अखबार को देखा, तो उसने उससे पूछा कि क्या बर्फबारी होगी नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर इसकी जेब में अखबार, दूसरी अखबार पड़ी होगी, तो इसकी ऑब्जर्वेशन, ही वाज अ कीन ऑब्जर्वर। ठीक है। सो ही रिज्यूम्ड हिज सीट इन द डोरवे, clamped his elbows on his knees, rested his face in his hands and peered out through the rent in the curtain. फिर वो दरवाजे में आ बैठा और अपनी कोहनियां घुटनों पर जमा कर, चेहरा हाथों में रखकर पर्दे के फटे हुए हिस्से से बाहर जाने लगा। रेंट का मतलब यहाँ पे वो सुराख है जो पर्दे के अंदर है। ठीक है। तो वापस जाके अपनी जगह पे जहाँ शुरू में बैठा हुआ था जिस नरेटर के आने से पहले, वहां जाके बैठ गया और उसी अंदाज से और उसी पर्दे में जो सुराख था वहां सुराख से बाहर देखने लगा। When I asked him where the kettle was, he ignored me. जब मैंने उससे पूछा कि केतली कहाँ है, तो उसने मेरी बात जो है वो सुनी अनसुनी कर दी, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। I certainly was sorry. I had offended my small host. तो मुझे वाकई अफसोस हुआ कि मैंने अपने छोटे मेजबान को नाराज कर दिया। उसको मैंने जिस तरीके से मैंने उसको जवाब दिया, तो उससे बच्चा कहीं नाराज हो गया। Why do you want to know about the snow, Chengyu? I asked him. तुम बर्फ के बारे में क्यों जानना चाहते हो चेंगयू? तो मैंने उससे पूछा। Is it because you can't go out and play when it's snowing? तो क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो कि जब बर्फबारी होती है तो तुम बाहर खेलने नहीं जा सकते?
He didn't even bother to look at me. बच्चा ज्यादा महसूस कर गया था, बच्चा काफी जो है वो उससे नाराज लग गया था, तो उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा ना किया. um, Papa says if it's still snowing tomorrow we'll have to quit work. तो बच्चा फिर उसकी तरफ उससे बात तो करता है लेकिन उसकी तरफ देखता नहीं है. तो कहते हैं, पापा कहते हैं कि अगर कल भी बर्फ पड़ी तो हमें काम बंद करना पड़ेगा. What does your pa do? पा से मुराद उसका पापा यानी कि उसका फादर. तो तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? He opens up mountains, the child replied proudly. तो वो पहाड़ खोदते हैं. तो बच्चे ने बड़े फख्र से जवाब दिया. Where? कहाँ पे? Chengyu pointed with pursed lips at the work side opposite. तो opposite side पे जो काम की जगह थी जहाँ लोग वर्कर्स काम कर रहे थे उस तरफ इशारा करते हुए. Pursed lips यानी कि अपने बंद होठों के साथ, यानी कि सिर्फ उसने वहां पे इशारा करके बताया, मुंह से वो नहीं बोला. I looked, मैंने देखा. All I could see was a searchlight beam. मुझे वहां पे सिर्फ एक सर्च लाइट दिखाई दी. Shining through the drifting snowflakes straight up into the heavens. बर्फ के गिरते हुए गालों में से सीधी आसमान की तरफ जा रही थी. In its light I could vaguely discern a few dozen men. उस रोशनी में मुझे धुंधला सा कुछ दर्जन आदमी नजर आ रहे थे, यानी कि कुछ दर्जन आदमी यानी कुछ 20-25 लोग मुझे वहां पे नजर आ रहे थे. वेगली से मुराद ये कि नॉट क्लियरली, ठीक है. Who seemed posted to the side of the towering cliff, drilling holes for dynamite charges. तो जो एक बुलंद चट्टान के किनारे खड़े थे और बारूदी मवाद के लिए सुराख कर रहे थे. डायनामाइट चार्जेस, जब आपने किसी चट्टान को तोड़ना होता है तो उस चट्टान में सुराख करके जो आप केमिकल्स उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद जब उसको आग लगाते हैं तो जब वो धमाके से फटता है तो उससे फिर वो चट्टान से जो है वो चट्टान टूटती है तो उसके पत्थर जो है वो यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में. तो उसके वालिद क्योंकि एक जो है वो पहाड़ खोदने वाला था, पहाड़ तोड़ने वाला था, तो उसको वहां पे कुछ लोग वहां पे नजर आ रहे थे. The holes were like the steps of a ladder to the sky. वो सुराख आसमान तक जाने वाले सीढ़ी के कदमों जैसे लग रहे, यानी कि बहुत सारी जगहों पे, यानी कि बहुत बड़ा हो सकता है प्रोजेक्ट है जहाँ पे बहुत बड़ा सा पहाड़ है जिसमें हर थोड़े थोड़े फासले के ऊपर जो है ना वो डायनामाइट जो चार्जेस थे वो फिट किए हुए थे, लगाए हुए थे ताकि उस बड़ी चट्टान को जो तोड़ा जाए. ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है. How can you tell which one is your father at this distance? I asked. तो इतनी दूर से तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारे वालिद कौन से हैं और कहाँ पे हैं? तो मैंने उस बच्चे से पूछा. I can't see him plainly, but Pa say he can see me. तो बच्चा कहता है कि मैं अपने बाबा को प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकता, उन्हें साफ तरीके से नहीं देख सकता क्योंकि काफी दूर है ना. बट पा सेज ही कैन सी मी, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो मुझे वहां से आराम से देख सकते हैं. जाहिर है मैंने यहाँ से देखना है तो वहां पे 25-30 लोग हैं और फिर धुंध भी है तो लोग बड़ी मुश्किल से नजर आ रहे हैं. बस ये नजर आ रहा है कि लोग कुछ थोड़े दर्जन लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके चेहरे तो वहां से वाजे नहीं है ना क्योंकि सबका ड्रेस भी एक तरह का है. तो वहां से बच्चा अपने बाप को नहीं पहचान सकता. लेकिन दूर पहाड़ के ऊपर एक जो है वो पर्दा लगा हुआ है तो वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ नजर आ रहा है तो बाप वहां से ये चीज देख सकते हैं कि हाँ वो मेरा बच्चा ही बैठा हुआ है. He says all he has to do is turn around. वो कहते हैं कि बस उन्हें पीछे मुड़ के देखना होता है और मैं उनको नजर आ जाता हूँ. I often sit here so that he can see me. मैं अक्सर यहाँ बैठता हूँ ताकि वो मुझे वहां से देख सके. तो कितना अच्छा एक फैमिली बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है कि बाप घर से दूर है और बच्चे जो हैं वो घर में मौजूद हैं. छोटी बच्ची घर में सो रही है और ये छोटा बच्चा जो है वो उसके पास बैठ के बच्ची की भी देखभाल कर रहे हैं और साथ साथ बाप वहां पे काम कर रहे हैं. उसको भी होगा कि घर में पता नहीं बच्चे जो है वो महफूज हैं या नहीं है. तो अब वहां से इतने दूर से जो है वो देख रहा होता है तो उसको भी साय ऑफ कंफर्ट उसको मिल रहा होता है कि हाँ बच्चा वहां पे जब देखता है दूर से के सामने गार के पर्दे के सामने बैठा हो तो उसका मतलब वो कहता है कि हाँ मेरा बच्चा घर में आराम से मौजूद है. So that was it. The icy snow melted from my boots. अच्छा तो ये बात थी. वो फिर कहते हैं कि मेरे जूतों से वो बर्फ पिघल गई. My numbed legs thawing out ached painfully. I stamped to help the circulation. तो मेरी जो नम्ड लेग्स, नम कहते सुन हुई टांग, ठीक है, जब वो खून का फ्लो रुक जाता है तो वो टांग सुन नहीं हो जाती. तो मेरी सुन हुई टांगे जब गर्म हुई तो दर्द होने लगा. फाइंग आउट एक पेनफुली, तो उसमें तो काफी ज्यादा दर्द होने लगा. तो मैंने खून की रवानी बेहतर करने के लिए पैर पटके. चेंगयू वेव्ड हिज हैंड वार्निंगली. तो चेंगयू ने खबरदार करने के अंदाज में हाथ हिलाया, यानी कि जब मैं मेरा वो टांग सो गई, नम हो गई तो मैंने जोर से जमीन पे पाँव पटका ना 2-3 दफा. तो
चेंग ने वहां से जो है खबरदार करने के अंदाज में जो है वो हाथ हिलाया। आई अंडरस्टूड, मुझे समझ आ गई कि वो क्या कहना चाह रहा है। ही वॉज अफ्रेड आई वेक हिज बेबी सिस्टर, तो वो डर रहा था कि कहीं उनकी जो छोटी बहन को मैं ना जगा दूं, कि मैं जोर जोर से पाँव जब जमीन पे मार रहा हूँ अपनी जो नम्ड लेग है उसको, उसकी सर्कुलेशन फ्लो को बेहतर करने के लिए, तो वो बच्चे ने इशारा किया कि भाई मेरी छोटी बहन सो रही है, यहाँ पे शोर ना मचाओ। सो यू रियली टेक गुड केयर ऑफ योर सिस्टर, तुम वाकई अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते हो। आई कमेंडेड, मैंने उसकी तारीफ की। मामा सेज माई जॉब इज टू लुक आफ्टर हर, तो बच्चा कहता है कि मामा कहते हैं कि मेरा काम है कि मैं इस बच्चे का ख्याल रखूं, अपनी बहन का ख्याल रखूं। When मामा कम्स होम, जब मामा घर आती हैं, आई कैन नॉक ऑफ, तो मैं अपना काम खत्म कर, नॉक ऑफ से मुराद जो मेरी जिम्मेदारी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, फिर वो मेरा काम खत्म हो जाता है। सो यू आर ऑन जॉब एवरी डे, आई हग्ड हिम, तो मैंने उस बच्चे को प्यार करते हुए, उसे गले मिलते हुए जो मैंने कहा कि तो तुम रोजाना यही काम करते हो। व्हाट डज मामा डू, तो तुम्हारी मामा क्या काम करती हैं। He pointed to the road below the cave, तो उस बच्चे ने जो है वो गार से नीचे वाली जो सड़क है उसकी तरफ जो है इशारा किया। I could see a person standing by a telephone pole beside the road, तो मुझे एक शख्स दिखाई दिया जो सड़क किनारे एक टेलीफोन के खंबे के पास खड़ा था। Covered with snow, she looked like a white stone image, तो बर्फ में लिपटा हुआ मुजस्मे की तरह सफेद पत्थर जैसा लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वो बर्फबारी हो रही है तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो है मुजस्मा है। Apparently she was directing traffic. बज़ाहिर तो वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। The road, not very wide, had been blasted through the rock. ये सड़क जो ज्यादा चौड़ी ना थी, चट्टान को फाड़ के बनाई गई थी, यानी कि चट्टान को वहां से तोड़ के जो है वो ब्लास्ट करके वहां पे बनाई गई थी। Ordinarily carts, mules, donkeys, people, no doubt, streamed in both directions along the road 24 hours a day. Someone had to keep the traffic. तो आमतौर पर गाड़ियां, खच्चर, गधे और लोग यकीनन दिन रात 24 घंटे सड़क पर दोनों तरफ रवां दवां थे, तो किसी को तो ट्रैफिक को संभालना होता था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क भी वहां पे चल रहा था और साथ साथ लोग भी वहां से मूव करते थे, तो सड़क भी इतनी चौड़ी नहीं थी, तो वहां पे ज़ाहिर हर वक्त ट्रैफिक रहता था। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो वहां पे कोई ना कोई, इसका मतलब ये कि जो औरत थी, वो तो बच्चे की माँ थी, वो वहां पे ट्रैफिक कंट्रोलर थी। टुडे बिकॉज ऑफ द हैवी स्नो देयर वरंट मेनी पीपल ऑन व्हीकल्स ऑन द रोड, क्योंकि आज शदीद बर्फबारी के बायस सड़क पर ज्यादा लोग या गाड़ियां न थी। शी कुड हैव वेरी वेल स्पेंट दिस डे एट होम, तो वो आराम से घर पर दिन गुजार सकती थी। देखिए, जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से लोग नॉर्मली सफर नहीं करते, उनको होता है कि रास्ते बंद होंगे, मुश्किलात का सामना ज्यादा होगा, सफर जो है वो मुश्किल हो जाएगा, तो घर पे बैठते हैं। लेकिन इस सख्त मौसम के बावजूद जो है उस ट्रैफिक वार्डन ने, बच्चे की मामा ने छुट्टी नहीं की है। वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे अपने काम पे जाना है, बेशक ट्रैफिक कम है या मुझे ट्रैफिक ज्यादा है, मुझे अपने काम पे जाना है। तो वो आज आराम से अपने घर पे वक्त गुजार सकती थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने काम पर गई थी। Perhaps from time to time she raised her head to gaze up at her child or at her husband who was scaling the cliffs between the mountains and the sky. शायद वक्तन फवक्तन वो अपना सर उठाकर अपने बच्चे को देखती या अपने शोहर को जो पहाड़ों और आसमान के दरमियान चट्टानों पर चढ़ रहा था। तो बेसिकली कितना अच्छा कनेक्शन है, एक गार के सामने बच्चा बैठा हुआ है, एक तरफ उसका बाप जो है वो वहां पे काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, और एक तरफ उसकी माँ जो है नीचे सड़क के ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है। तो तीनों की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी बनी है कि माँ अपने बच्चे को वहां से देख सकती है और बाप अपने बच्चे को वहां से देख सकता है, और बच्चा भी जो है वहां पे गार के सामने बैठे ताकि वो दोनों मुझे आराम से देख सके। तो एक फैमिली बॉन्डिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। When he paused to swipe the sweat from his brow, could he see the determined figure of his wife or the tiny image of his little boy? जब अपना पसीना पोंछने के लिए रुकता, तो क्या वो अपनी पुरअज़्म बीवी का साया या अपने छोटे बच्चे की नन्ही सी जो झलक है उसको देख पाता। Even though in his tough, snowy, windy night his wife and children couldn't see one another clearly, I was sure they could feel a mutual loving encouragement. अगरचा वो एक सख्त बर्फीली हवा से भरी रात में अपने बीवी बच्चे एक दूसरे को वाज़ेह तौर पे नहीं देख सकते थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो एक दूसरे की मोहब्बत भरी हौसला अफजाई को महसूस कर सकते थे। तो क्योंकि काफी डिस्टेंस पे थी, इतनी क्लैरिटी से वो नहीं देख सकते थे, लेकिन उनकी जो एक मोहब्बत थी और जो एक इनकरेजमेंट थी जो है वो इस सख्त सर्दी में जब वो अपने अपने कामों में मसरूफ थे, तो एक दूसरे की तरफ जब देखते थे, तो फैमिली मेंबर्स की तरफ देखते थे, तो उनकी जो है वो सारी थकान भी दूर हो जाती थी और एक काइंड ऑफ इनकरेजमेंट, एक हौसला अफजाई उनको मिलती थी।
and a sense that each was looking forward for the moment of family reunion. और ये जान सकते थे कि हर कोई इस लम्हे का मुंतज़िर है जब वो खानदान दोबारा यकजा होगा, जब अपने काम से फ्री होकर अपने घर जाएंगे. I glanced at Chengyu. The child had placed his hands in his sleeves and pulled his neck into his collar. तो नरेटर कहते हैं कि मैंने चेंग्यू की तरफ देखा तो उस बच्चे ने अपने हाथ आस्तीनों में छुपा लिए और गर्दन को कॉलर में दबा लिया, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी तो उस कार के सामने भी बच्चे को बैठना था. तो बेसिकली तीनों ही सर्दी में काम किया. बच्चा और तो के घर में था, लेकिन उसके बावजूद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उसने कार के दरवाजे पे बैठना है जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी थी, ताकि पेरेंट्स उसको देख सकें. तो बच्चा भी एक किस्म के ड्यूटी पे था. ठीक है, तो उसने अपने हाथ जो है वो अपनी आस्तीनों में छुपा लिए, अपने गर्दन को अपनी कॉलर में दबा लिया. He kept dozing off. तो वो बार बार ऊँघ रहा था. Dozing off से मुराद है कि ऊँघ रहा था, नींद उस पे बता रही थी. You're liable to catch a chill, better get into bed and go to sleep. तो मैं liable to catch a chill से मुराद है कि to become slightly ill due to cold. तो ये खतरा है या ऐसा हो सकता है कि तुम जब कार के सामने बैठे हो और सर्दी की वजह से तुम जो है वो तुम्हें जुकाम लग जाए या तुम बीमार हो जाओ, तो बेहतर है तुम बिस्तर पर चले जाओ और सो जाओ. He looked at me dreamily for a moment, probably thinking that his parents had returned. वो एक लम्हे के लिए ख्वाब और नजर से मुझे देखने लगा. शायद वो सोच रहा था कि उससे वालिदैन जो है वो वापस आ गए. तो मैंने जैसे वो नींद ख्वाबी की हालत में होता है ना, तो उसने देखा तो जब इसने बात की तो वो फौरन से उसकी आंख खुली तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके पेरेंट्स वापस आ गए, वापस घर आ गए और अब उसकी ड्यूटी का टाइम जो है वो खत्म हो गया. When he realized who I was, he shook his head violently. जब उसने देखा कि नहीं उसके पेरेंट्स नहीं है, वो मैं हूं, तो उसने जोर से अपना सर हिलाया. नो आई वॉन्ट, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा और मैं नहीं बिस्तर पे जाऊंगा, नहीं सोऊंगा. वाई नॉट, क्यों नहीं जाओगे? He rubbed his eyes with his fist. तो उसने अपने हथेलियों से, अपने हाथों की मदद से अपनी आंखों को रगड़ा. पापा एंड मामा से a man should never leave his post. पापा और मामा कहते हैं कि आदमी को कभी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए. कितनी खूबसूरत लाइन है, और ये लाइन क्रक्स है पूरी स्टोरी का. कि बच्चा उस शख्स को कहता है उसके इसरार करने के रिस्पॉन्स में कि आप जाके सो जाओ, आपको नींद आ रही है, आप बीमार हो जाओगे. तो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, पापा और मामा ने बताया कि इंसान को कभी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, कि इंसान को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना चाहिए. I hugged him tightly and pressed my cheek against his. तो मैंने उसे जोर से गले लगाया और अपने गाल उसके गाल के साथ जो है वो लगा दिया और उसको मैंने प्यार किया. Then I rose, buttoned my coat, pulled my hat down firmly, left the cave and walked down the path. तो मैं उससे मैंने प्यार किया. उसके बाद में उठा, अपने कोट के बटन बंद किए, अपनी टोपी को मजबूती से नीचे खींचा, कार से बाहर निकला और रास्ते पर चल पड़ा. Following the road that had been blasted through the rock, I pushed on, the words of the child echoing in my head. तो मैं उस रास्ते पे चलता रहा जो चट्टान से बना हुआ था और जिसपे वो ब्लास्टेड थ्रू द रॉक, यानी कि जिसपे वो ब्लास्ट की वजह से, चट्टानें तोड़ने की वजह से वो रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल था, कठिन था. आई पुश्ड ऑन, मैंने जो है वो अपने आप को पुश किया. द वर्ड्स ऑफ द चाइल्ड इकोइंग इन माई हेड. उस बच्चे के जो वर्ड्स थे, अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे. अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट. तो आदमी को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए. अ जॉब वाज वेटिंग फॉर मी. मेरा काम मेरे इंतजार में था. I wanted to reach my destination without any further delay. मैं मजीद ताखीर के बगैर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था. तो उस बच्चे की उस लाइन ने उसको इतना मुतासिर किया कि वो फौरन से उठ खड़ा हुआ. उसने कहा कि ये बच्चा जो इस दरवाजे में बैठा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसने गार के दरवाजे पे बैठना है. उस बच्चे को नींद आ रही है, उस बच्चे की उम्र कम है, लेकिन उस बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपने दरवाजे पे बैठना है और अपनी बहन का ख्याल रखना है. तो वो दोनों काम बड़ी बखूबी जो है वो इंजाम दे रहे हैं. और तो किसको नींद भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद वो सोना नहीं चाहता, सिर्फ इस बात पे कि उसके मामा और बाबा ने उसे कहा कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो जब ये बच्चा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो ये जब उसको महसूस हुआ तो वो फौरन से उठ खड़ा हुआ, बावजूद उस खराब मौसम के, बावजूद उस मुश्किल रास्ते के खड़ा हुआ, और उसने कहा कि मुझे अपनी मंजिल पे जाना है. I have promises to keep. जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था कि the woods are dark, deep and lovely, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. तो जब भी मैं यहाँ पे इसकी एंडिंग कर दूँ तो मुझे वो लाइन जो है वो मेरे जहन में आ जाती है. What a beautiful story, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी. अब चलते हैं इसके वोकैबुलरी पार्ट की जानिब. ऑल्दो कि आपने चैप्टर को सुनते हुए, चैप्टर के ट्रांसलेशन के दौरान आपने वर्ड्स को
उनके मीनिंग्स को साथ साथ नोट किया होगा, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। कुछ नहीं, सारे के सारे लिखे हैं, और साथ जो आपके चैप्टर के एंड पे उनको भी मैंने नोट डाउन किया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले क्लैम्प्ड। क्लैम्प्ड का मतलब होता है सख्ती से पकड़ा हुआ या एक जगह जमा हुआ। हेल्ड टाइटली, फिक्स्ड इन वन प्लेस, तो इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ग्रिप्ड, और सिक्योर्ड भी इसका एक सिनोनिम है। देन कुक्ड का मतलब है तिरछा किया हुआ, हल्का सा मोड़ा हुआ। टिल्टेड, टर्न्ड स्लाइटली, और इसके सिनोनिम्स में आप टर्न लिख सकते हैं, एंगल्ड लिख सकते हैं, टिल्टेड लिख सकते हैं। अब मैं इसके मीनिंग्स के साथ ही सिनोनिम्स बताऊंगा, आप दोनों को इकट्ठे लिख लीजिएगा। एंड वी हैव क्रिस क्रॉसिंग, मूविंग बैक एंड फोर्थ, जिग जैगिंग आप कह सकते हैं, इधर उधर हरकत करना, ठीक है। देन वी हैव डिसर्न, टू सी, टू नोटिस, टू अंडरस्टैंड, टू रिकॉग्नाइज, टू परसीव, टू डिटेक्ट, किसी चीज को पहचानना, किसी चीज को समझना। देन वी हैव गेल, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा, जिसको हम स्टॉर्म भी कह सकते हैं, विंड स्टॉर्म कह सकते हैं। गस्ट, GUST, गस्ट भी कहते हैं गेल को। देन हॉल्टेड का मतलब होता है अचानक रुक जाना। स्टॉप सडनली, पॉज्ड, सीज्ड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। देन वी हैव इम्प, अ नॉटी लिटिल चाइल्ड, अ मिस्चीवियस क्रिएचर, तो शरारती बच्चा, छोटा सा शरीर मखलूक या शरीर क्रिएचर आप कह सकते हैं। रास्कल, ब्रैट, मिसचिफ मेकर, तो ये शरारती बच्चे के लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है। देन पुली, अ व्हील यूज्ड टू लिफ्ट और मूव थिंग्स विद अ रोप, चरखी कह सकते हैं या रस्सी से चीजें उठाने वाला जो पहिया सा होता है, ठीक है, उसको विंच भी कहते हैं, WINCH, विंच, तो ये भी इसका सिनोनिम है। देन वी हैव पर्स्ड लिप्स। पर्स्ड लिप्स से मुराद है प्रेस्ड लिप्स, यानी कि जब आप होंठों को दबा देते हो। तो नॉर्मली ये जो अंदाज है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये उस वक्त अपनाते हैं जब आपने किसी चीज के साथ अपनी नापसंदीदगी का इजहार करना हो, ठीक है, आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तो उसके लिए आप जो है वो अपने लिप्स को टाइट कर देते हैं, ठीक है। देन रवीन, रवीन कहते हैं अ डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड्स, गहरी तंग घाटी, गॉर्ज भी कहते हैं उसको, ठीक है। देन वी हैव रेंट, अ टीयर और होल इन समथिंग। वैसे तो रेंट का मतलब किराया भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी में हमने पढ़ा वहां पे टीयर से मुराद जो है वो जो पर्दा है एक जगह से फटा हुआ था, ठीक है, टीयर या लीज या रिप कह सकते हैं, रिप्ड कर्टन, तो उसमें जो सुराख था वहां सुराख से बच्चा जो वो देख रहा था। देन वी हैव स्केलिंग। स्केलिंग से मुराद है चढ़ाई चढ़ना, अक्सर जो खड़ी जगह होती है उसको कहते हैं। क्लाइंबिंग, असेंडिंग, क्लाइंबिंग अप, नॉर्मली यूजुअली समथिंग स्टीप, कोई स्टीप से ढलवान हो वहां पे चलने को जो स्केलिंग कहते हैं। देन वी हैव स्काउलिंग, मेकिंग एंग्री और अनहैप्पी फेस, गुस्से से मुंह बनाना। फ्राउनिंग, इसका सिनोनिम है FROWNING, ठीक है। देन स्क्रैपिंग, रबिंग समथिंग हार्ड टू रिमूव और मेक अ नॉइस, रगड़ना किसी चीज को खुरचना। रबिंग, स्क्रैचिंग, ग्राइंडिंग, ये इसके सिनोनिम्स हैं। देन वी हैव स्विरलिंग, मूविंग इन सर्कल्स और स्पिनिंग अराउंड, चक्कर खाना, किसी चीज को घुमाना बेसिकली। स्पिनिंग कह सकते हैं, ट्विस्टिंग कह सकते हैं। देन ऑब्लिटरेटेड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, किसी चीज को मुकम्मल तौर पे तबाह करना, किसी चीज के निशान को मिटा देना। डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड, इरेज्ड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। देन वी हैव हेजी। हेजी से मुराद है धुंधला, गैर वाजे, नॉट क्लियर, ब्लरी, वेग, क्लाउडी, फॉगी, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। देन वी हैव feverishly, feverishly मुराद है जोश या बेचैनी से, in a very excited, fast और anxious way, and the synonym of this word is frantically, 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 ठीक है। anxiously भी इसका एक synonym है। then we have gleamed, gleamed का मतलब चमकना, दमकना। shined, glowed, sparkled, जब कोई reflection of light होती है उससे जो चीज चमकती है। Then we have scarcely, जिसका मतलब है मुश्किल, मुश्किल से। hardly, barely, rarely, these are the synonyms of this word. Then we have irritation, झंझलाहट या चिड़चिड़ापन। feeling of annoyance और slight anger, frustration आप कह सकते हैं। Then we have stumbling, लड़खड़ाना या अटक अटक के चलना। losing balance while walking or speaking, इसके synonyms हैं tripping और hesitating कह सकते हैं, बोलते हुए भी जो आप लड़खड़ाते हैं उसको भी stumbling कहते हैं। Then we have thawing, thawing से मुराद है पिघलना या बर्फ या कोई भी जमी हुई चीज है जब वो पिघलती है तो उसको हम कहते हैं thawing, ठीक है, melting या defrosting। Then we have echoing, a sound that repeats due to reflection from surfaces, किसी चीज का गूंजना या bounce back होना।
resounding or repeating are the synonyms of this word. So this was all about the vocabulary portion. Now the last part is the summary of this text. Let me read the slide. During a snowstorm, a railway official travels through Lincoln Gorge to inspect a construction site. Exhausted and cold, he finds shelter in a cave where he meets a young boy, Chengyu, and his baby sister. The boy explains that his parents are both working. His father is blasting mountains above and his mother is directing traffic below despite the harsh weather. Chengyu probably watches the cliffs, believing his father can see him, and refuses to sleep because his parents taught him a man should never his post. Moved by the child's maturity and sense of duty, the official regains his motivation and continues his journey, inspired by the strength and dedication of the workers and the families. एक बर्फानी तूफान के दौरान एक रेलवे अफसर लिंकॉन की घाटी में तामीराती मुकाम का मुआयना करने जा रहा होता है। सर्दी और थकन के बायस वो एक गार में पनाह लेता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़के चेंगयू और इसकी छोटी बहन से होती है। लड़का बताता है कि उसके वालिद पहाड़ खोदने के काम करते हैं और उसकी वालिदा नीचे ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है। चेंगयू पहाड़ की तरफ देखता है ताकि उसका वालिद उसे देख सके और वो सोने से इनकार करता है क्योंकि उसके वालिदैन ने सिखाया है कि एक आदमी को अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चे की समझदारी और फर्ज शनासी से मुतासिर होकर रेलवे अफसर को नई हिम्मत मिलती है। वो दोबारा अपने सफर पर रवाना होता है और कारकुनों और उनके खानदानों की कुर्बानियों से मुतासिर होता है। So this was all about today's discussion. I hope कि आज की स्टोरी आपने बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे बढ़ के कि हम इसके ट्रांसलेशन और इसके वर्ड्स मीनिंग पे ध्यान दें, ये कोशिश ये करें कि ये जो राइटर ने एक अखलाकी सबक हमें दी है, एक मॉरल लेसन, एक मोटिवेशन हमें दी है, उस मोटिवेशन को मैं भी अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ, आप भी अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ ताकि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।